एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज की हमारी वीडियो शॉर्ट्स सीरीज़ के अंडर होने वाली है। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर लेते हैं और उसके शॉर्ट वे में उसको एक्सप्लेन करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन में हेल्प होगा, रिवीजन पर्पज़ के लिए होती है। और जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके कुछ 1 और 2 पेजेस के प्रिसाइज नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th का है। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक निकल के आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। देखो जहाँ पर भी रेट वर्ड आ जाएगा ना, इसका मतलब आपको क्या करना है, उस क्वांटिटी को टी से डिवाइड करना है। टी मतलब टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज की। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज को डिवाइड करेंगे टाइम से। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, टाइम को टी से, और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। अभी जो आई की एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं, क्या होती है? एम्पियर। क्यू की होती है कुलाम चार्ज की, और टाइम की सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आती है आपकी एक और रिलेशन, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड। दैट मीन्स अगर आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछने लगे तो क्या होगी? 1 एम्पियर इज द करंट विच पास व्हेन 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी इस करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है एमीटर। अच्छा, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, पहले मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपके रिवीजन है, तो आपने एक बार थोड़ा सा चैप्टर का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि 2 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है सीरीज अरेंजमेंट और एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो एमीटर होता है ये पूरे सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट में अरेंज होता है। किस में अरेंज होता है? सीरीज में। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है? तो इसके लिए आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे आपको पता है कि आपका फिजिक्स में मान लो इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वहाँ से हमको निकल के आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सीरीज में होता है जो करंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है करंट को मेजर करने के लिए, वो किस में होता है? सीरीज में होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और भी कोई भी निमोनिक बना के, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो वहाँ पे आप इस टाइप के निमोनिक्स बना सकते हो, ठीक है। उससे चीज़ें ईजी हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी हमने यहाँ पे बात की कि सीरीज में अरेंज होगा। किस में अरेंज होगा? एक सर्किट में सीरीज में अरेंज होगा। तो सर्किट क्या होता है अभी? तो ये देख लेते हैं सर्किट क्या होता है। सर्किट इज द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो किसी पाथ से पास होगा ना, ठीक है। चार्ज जो हम फ्लो कर रहे हैं तो किसी पाथ से फ्लो करेंगे। सर्किट वही पाथ होता है। कंडीशन क्या होती है कि वो पाथ क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो सर्किट होता है। अब इसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा सर्किट डायग्राम, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि जो हम सर्किट प्रिपेयर करते हैं, तो जैसे उसमें हमने एक बल्ब लगाया, तो अब हम बल्ब कैसे दिखाएं? मतलब आप बल्ब उठा के घर से ला के तो उस पर नहीं रखोगे है ना, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि बाकी के जैसे बल्ब हो गया या की हो गया, तो ये तो जनरल सिंबल्स होते हैं, ये आपको पता होंगे। हाँ, सिर्फ एक सिंबल है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा। ये रेजिस्टेंस का होता है इस तरीके से, बल्ब का, एक की का, तो ये तो नॉर्मल है। एक आप ध्यान रख सकते हो, रियोस्टेट। देखो रियोस्टेट होता क्या है? रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम वेरी कर सकते हैं, तो वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। और इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इस तरीके से आप एक रेजिस्टेंस बनाओगे, उसमें या तो इस तरीके से कर दोगे या फिर इस रेजिस्टेंस में इस तरीके से ऊपर एक एरो बना दोगे, ठीक है। तो ये किसका साइन हो गया? रियोस्टेट का। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ये 1 यूनिट चार्ज है अभी ए प्लेस पर, ठीक
ठीक है, एक यूनिट चार्ज है ए प्लेस पर। अभी मैंने इसको क्या किया कि यहाँ से मूव कराया किसी और दूसरे बी प्लेस पर, ठीक है। तो इसको यहाँ से मूव कराने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है यही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये मेरे पास दो मार्कर हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी मुझे इनको इस कॉर्नर से उठा के बोर्ड के इस वाले कॉर्नर पे लेके जाना है। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने हाथ से उठा के इनको इधर रखना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से भी लेके जा रही हूँ तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा है ना। लेकिन दो मार्कर को लेके गई हूँ, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब मैं एक मार्कर की बात करती हूँ, मान लो इसमें मुझे वर्क करना पड़ा 10 जूल, है ना, लेकिन 10 जूल तो दोनों को करने के दोनों को ले जाने के लिए करना पड़ा। तो एक को ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। तो वो क्या हो जाएगा कि एक मार्कर को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ये मार्कर ना होकर चार्ज होते तो एक चार्ज को ले जाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से, जैसे वहाँ पे हमने करंट को आई से डिनोट किया था। फॉर्मूला क्या हो गया, वी इज इक्वल्स टू वर्क डन, यानी कि वर्क कर रहे हैं ना, और पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज के लिए। जैसे अभी हम 2 को लेके गए थे तो हमने 2 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे कितना भी चार्ज हो सकता है, तो हम क्यू से अगर उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 1 यूनिट का आ जाएगा, ठीक है। वी की एसआई यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और उसको भी हम किससे ही डिनोट करते हैं, वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू वर्क की क्या होती है, जूल होती है, और क्यू कूलाम्ब होती है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर। अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो करंट है, जो एमीटर है, वो किस में कनेक्ट था, सीरीज अरेंजमेंट में। ऐसे ही वो जो वोल्ट मीटर होता है वो कनेक्ट होता है पैरेलल अरेंजमेंट में। अब ये कैसे याद रहेगा, तो देखो, या तो आप इसे याद रख सकते हो पीवी से, ठीक है, या फिर एक होता है हाँ पीवी से, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपने एक सुना होगा पावरी, पावरी हो रही है ना। तो इसको थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, तो PVRI पावरी, तो PV मतलब जो वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस अरेंजमेंट में होगा, पैरेलल अरेंजमेंट में। तो आप इस तरीके से कुछ भी निमोनिक बना सकते हो जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रह गया है जिस पर बेस्ड सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी है ना, तो हम उसको पढ़ लेते हैं, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आई जाए। क्या था कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक था, ये छूट गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। और अगर हम बात करें कि अगर हमें 1 कूलाम्ब चार्ज चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर हमें 1 कूलाम्ब चार्ज देंगे, तो वो होता है 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। इसे यहाँ से हटा देते हैं, ओम्स लॉ। तो भाई ये एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्होंने दिया था, उन्हीं के नाम पर ये नाम आया है ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसकी कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो V होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के यानी कि करंट के, फॉर एनी कंडक्टर। ऑफ कोर्स अगर कंडक्टर नहीं होगा तो I पास ही कैसे होगा, I पास नहीं होगा तो ये लॉ भी नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में अगर हम देखें तो V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ से कांस्टेंट का साइन हटा देते हैं, तो एक नया हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट, जिसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हमने नाम दिया है R, मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब हम ओम्स लॉ के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड एम्पियर, ठीक है, यानी कि बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो वो क्या निकल के आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है इस तरीके से जो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, देखो एक आपने ग्राफ देखा होगा इस तरीके का, और एक आपने ग्राफ देखा होगा इस तरीके का। तो जो इस तरीके का ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है 0 स्लोप, कोई स्लोप ही नहीं है, मतलब ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान। यहाँ पे जो ढलान है वो नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किस टाइप की होती है, ये होती है पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ऊपर की तरफ को ढलान, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to resist the flow of charge,
देखो इसको समझने के लिए ना आप अपने माइंड में एक चीज़ बना लो कि जो ब्रेकर होते हैं ना वो रेजिस्टेंस ही होते हैं, वो रेजिस्टर ही होते हैं। क्या होता है कि जब आप किसी भी रोड से जा रहे होते हो और अगर वहाँ पर ब्रेकर आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। आप स्पीड स्लो करते हो, धीरे से फिर वहाँ से क्रॉस करते हो। तो उसने क्या किया, आपकी जो स्पीड थी उसको रेजिस्ट किया, मतलब उसको रोकने की कोशिश की, उसको स्लो किया, अपोज किया, है ना। वही काम करता है रेजिस्टेंस। बस फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे वो आपकी स्पीड नहीं रोकेगा, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी कि जो चार्ज के फ्लो होने की स्पीड है उसको रोकेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करने की। ठीक, अब जो ये रेजिस्टेंस होता है, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें तो क्या होगा, आई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। जो आर होता है इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम को ऑनर करने के लिए आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है वी, और आई यानी कि करंट की क्या होती है एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कुछ और इसकी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वांटिटी होती है लेंथ ऑफ वायर, मतलब जो भी आपका लेंथ ऑफ वायर या फिर कंडक्टर, ठीक है, लेंथ। सेकेंड वन इज एरिया एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल और फोर्थ वन इज टेम्परेचर। अभी ये मैं क्या कह रही हूँ, अभी रोड वाला एग्जाम्पल लेंगे। देखो होता क्या है कि अगर आपकी जो रोड है उसकी लेंथ कम है तो हो सकता है कि वहाँ पे एक भी ब्रेकर ना आए, या हो सकता है सिर्फ एक ही ब्रेकर आए। दैट मीन्स अगर लेंथ कम है तो ये भी चांस कम है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम ही होगा। ये चांस है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होगा। अगर लेंथ ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ ब्रेकर्स ज़्यादा हों। तो अगर लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये कम तो ये भी कम। अच्छा, अब बात करते हैं एरिया की। तो आप मुझे बताओ कि अगर जिस भी गली में या रोड से आप जा रहे हो, अगर वो रोड चौड़ी होगी इस तरीके से, मतलब उसका एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, आप इजीली निकल पाओगे। मतलब वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, है ना। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर गली छोटी सी है तो वहाँ से आप इजीली नहीं निकल पाओगे। मतलब अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो एक चीज़ कम हो रही है। इसका मतलब जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब डाउन में आ जाएगा। थर्ड थिंग इज नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आपकी रोड की नेचर कैसी है। अगर रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं तो सीधी सी बात है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा ही होगा। और अगर गड्ढे नहीं है, बहुत स्मूथ रोड है, अच्छी रोड है, तो वहाँ पे क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि रोड की नेचर कैसी है। दैट मीन्स जो मटेरियल है जिससे करंट पास हो रहा है उसकी नेचर कैसी है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। तो वो तो हम देख रहे हैं कि जब हमने स्टार्ट ही किया था लो तभी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था। मतलब अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो इसका मतलब उससे चेंजेस तो आनी ही है, इसीलिए तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए के। ठीक है, यहाँ से फिर से अगेन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आया, रो आया। ठीक, तो अब हम इस रो के बारे में बात कर लेते हैं कि रो क्या है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। रो जिसे कि हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक, ये जो रो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि ये रोड की अपनी प्रॉपर्टी है। मतलब कि रोड कैसी है, रोड में गड्ढे हैं या रोड प्लेन है, तो वो तो रोड की अपनी प्रॉपर्टी हो गई ना। उसके एरिया ज़्यादा होने से या लेंथ कम होने से रोड पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक रोड आपकी इतनी बड़ी है, अगर उसमें गड्ढे हैं तो उसमें गड्ढे हैं ही, आप इसका एरिया छोटा कर दोगे तब भी इसमें गड्ढे रहेंगे ही, है ना। तो दैट मीन्स क्या है कि ये तो रोड की अपनी प्रॉपर्टी है, अपना नेचर है कि वो कैसी है। तो ये जो रो होता है वो उसी को ही डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को। इसका मतलब ये और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे, एरिया पे, किसी पे भी नहीं, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर। अब एल इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है रो के साथ, तो इधर जाके डिवाइड करेगा, और ए इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए अपॉन एल। अब रो की एसआई यूनिट, आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। ठीक, और जो ये आपका रो होता है इसकी एसआई यूनिट होती है मो, OHM, मतलब ओम का जस्ट अपोजिट। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, mho इज इक्वल टू ओम m। यहाँ से एक स्क्वायर से एक m कट गया तो क्या बचा, सिर्फ m बचा। ठीक, ओके। अब यहाँ से आपको दो वर्ड और मिलेंगे, एक कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस जो होता है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की अपोजिट होती है। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम, कंडक्टेंस ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस फ्लो को रोक रहा था, कंडक्टेंस फ्लो को जाने देता है, मतलब कितना इजीली पास हो पा रहा है वो उसका कंडक्टेंस होता है। ओके, अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है, क्या ये हमेशा नुकसान ही देगी? मतलब ये क्या कर रहा है भाई, आपके स्पीड को कम कर रहा है, करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, तो ये तो हमारे लिए ख़राब चीज़ है ना। तो क्या ये हमेशा खराबी होती है? नहीं, इसके कुछ यूजेस भी होते हैं। क्या यूजेस होते हैं ये आप पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। हीटिंग इफेक्ट से आप इसको बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। इसका यूज़ होता है बल्ब में, जैसे कि बल्ब हो गया या हीटर हो गया, तो इस टाइप के जितने भी अप्लाइंसेज हैं जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे इस रेजिस्टिविटी का यूज़ होता है, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक टॉपिक बताया था कि जो हमारा सर्किट होता है उसमें दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, एक होता है सीरीज अरेंजमेंट और एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस थे, अब घर में जो चीज़ें होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके पूरा जो सिस्टम है, जो सर्किट है, उसमें सिर्फ एक फ़ैन ही लगा हुआ है या सिर्फ एक लाइट ही लगी हुई है। भाई सब कुछ लगा हुआ होता है, लाइट भी होती है, फ़ैन भी होता है और समरसेबल भी होता है, सब कुछ होता है। तो हर एक अप्लायंस का अपना अपना रेजिस्टेंस भी होता है। इसका मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं, है ना। तो अब वो किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? दो टाइप के अरेंजमेंट है, मतलब वो सीरीज़ में भी कनेक्ट हो सकते हैं और वो पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि अगर कोई जो रेजिस्टेंस है, हमारे जो अप्लाइंसेज हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनको हम रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। और एक हो जाता है कि जिसमें पैरेलल में कनेक्ट हैं कुछ इस तरीके से, ठीक, ओके। इसको भी नाम देते हैं R1 और R2। तो देखो इसमें ऐसा होगा कि सीरीज में क्या होता है, जो करंट की वैल्यू होती है I, वो कांस्टेंट होता है और जो V होता है वो चेंज होता है। जबकि इसमें क्या होता है, V कांस्टेंट होता है और I चेंज होता है। देखो याद कैसे रखोगे, अभी तक हमने तीन ही क्वांटिटीज पढ़ी हैं, क्या, I, V और R, मेनली ये तीन पढ़ी हैं। अब इसमें से R तो चेंज होना ही है, उसी का ही तो हम देख रहे हैं कि टोटल R कितना होगा या उसका कॉम्बिनेशन जो निकल के आएगा सारे रजिस्टर्स का वो कितना होगा, तो ये तो चेंज होना ही है। इन दोनों में देख लेते हैं, एक में एक कॉन्स्टेंट रहेगा, एक में एक कॉन्स्टेंट रहेगा। अब किस में क्या कॉन्स्टेंट रहने वाला है वो कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए भी आप एक निमोनिक यूज़ कर सकते हो। और वो निमोनिक आप क्या पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो ना, SCIENC, साइंस की स्पेलिंग आती है, ठीक है। सीरीज में कांस्टेंट रहेगा I, मतलब करंट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्या, सीरीज में कांस्टेंट रहेगा करंट। आई होप आपको याद रहेगा। I कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स V चेंज होगा और V क्या होगा, अगर हम टोटल V निकालें तो वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ओम्स लॉ याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे अब V की जगह हम IR पुट करने वाले हैं, V1 की जगह I1 R1, लेकिन हमें पता है I तो कांस्टेंट है तो वो तो I ही रहेगा, I1 नहीं I ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे I2 R2, लेकिन हमें पता है कि I तो कांस्टेंट है। इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा, I कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। इधर IR चल ही रहा था, I से I कैंसिल, तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पैरेलल में, तो यहाँ पे V कांस्टेंट है, दैट मीन्स I चेंज होगा, तो I क्या होगा, टोटल I अगर हम निकालें तो I1 प्लस I2 प्लस सोन। I की जगह यहाँ पे ओम्स लॉ से वैल्यू निकालते हैं तो I क्या हो जाएगा, R इधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि V अपॉन R इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अब क्योंकि हमें पता है V तो कांस्टेंट है तो वो तो V1 और V2 नहीं रहने वाला, वो तो V ही रहेगा। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सोन। इधर V अपॉन R है, V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इन छोटे छोटे रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सब ऐड होगी तो बड़ा रेजिस्टेंस बना रहे हैं। मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, इन दोनों से बड़ा है ना। जबकि अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, तो इसमें क्या होगा कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ना, ये इन रेजिस्टेंस से कम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज होती है उसमें रेजिस्टेंस की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है, जबकि जो पैरेलल होता है उसमें रेजिस्टेंस की ओवरऑल वैल्यू कम होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम घर में अरेंजमेंट कर रहे हैं, सर्किट लगा रहे हैं, कौन सा लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सीरीज या पैरेलल? ये चीज़ यहीं से ही निकल के आएगी आपकी एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से। देखो मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज में क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो हमें क्या करना है, हमें तो
रेजिस्टेंस को कम करना है ना ताकि करंट इजीली पास हो, तो कौन सा बेटर हो गया, पैरेलल बेटर हो गया। सेकेंड चीज समझो कि सीरीज में क्या होता है, आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट मीन्स जो करंट होगा वो कांस्टेंट मिलेगा हर चीज को। तो अगर आपके घर में फैन है तो उसको भी उतना ही करंट मिलेगा, अगर समरसेबल है तो उसको भी उतना ही करंट मिलेगा। लेकिन क्या सबको इक्वल करंट चाहिए? नहीं, हमें पता है समरसेबल को ज़्यादा करंट चाहिए जबकि जो फैन होगा उसको कम करंट चाहिए। ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है? पैरेलल में, सीरीज में तो सब कुछ कांस्टेंट रहता है, मतलब जो करंट है वो सबके लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगेन फिर ये किस चीज़ के किसका एक आप कह सकते हो कि प्रॉफिट हो गया, मतलब पैरेलल में अरेंज करना ज़्यादा बेटर हो गया। थर्ड थिंग, सीरीज में हम किस तरीके से अरेंज कर रहे थे अप्लायंसेस को, इस तरीके से, जबकि पैरेलल में कैसे कर रहे थे, इस तरीके से, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका ये वाला अप्लायंस खराब हो गया तो आगे वाला अप्लायंस भी वर्क नहीं करेगा, जबकि इसमें क्या है कि ये वाला अप्लायंस खराब हो गया, कोई बात नहीं, करंट ऐसे जाता इधर को भी तो जा रहा है ना, तो ये वाला अप्लायंस तो कम से कम वर्क करेगा ही करेगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो लिखने का वो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप ऐसे ही नोट कर सकते हो, लिख के नहीं दिखा रही हूँ। आप क्या लिख सकते हो कि इफ वन कॉम्पोनेंट फेल कंप्लीट सर्किट ब्रेक, इसके लिए, जबकि इसमें क्या होगा कि इफ वन कॉम्पोनेंट फेल अदर कंपोनेंट्स विल वर्क। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। इसमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वर्क्स ऑन डिफरेंट करंट विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस अरेंजमेंट वेयर एज दिस इज पॉसिबल इन दिस अरेंजमेंट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है एलॉय का। अब एलॉयज क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलॉयज होते क्या हैं। तो एलॉयज होते हैं मिक्सचर ऑफ, इसको कंप्लीट करते ही आपका करंट वाला टॉपिक तो कम से कम खत्म हो जाएगा, फिर बस हीटिंग इफेक्ट वाला छोटा सा टॉपिक बचेगा। मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अ मेटल, भी नहीं आएगा, विद मेटल और नॉन मेटल। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों यहाँ से हटाया। तो बेसिकली एलॉय होता क्या है कि मिक्सचर होगा किसका, एक मेटल का, और साथ में मेटल और नॉन मेटल हो सकते हैं। अब ये जो बाकी के मेटल और नॉन मेटल है ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। एक मेटल होना कंपलसरी है, दैट मीन्स क्या हो सकता है, एक मेटल, ठीक है, उसके साथ में दूसरा भी मेटल हो सकता है, तीसरा भी मेटल हो सकता है, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉन मेटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मेटल होना कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, एक मेटल होना कंपलसरी है। उसमें हम कुछ और मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ और कुछ भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। अब एलॉय हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या यूज़ है, तो पहले हम उसके लिए देख लेते हैं कि एलॉयज बनाते क्यों हैं, क्यों हम एलॉयज को फॉर्म कर रहे हैं, क्यों हम इनको मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को आपस में। तो एलॉयज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि एलॉयज जो होते हैं, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। एलॉयज जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते तो ये क्या होंगे, डू नॉट कोरोड इजीली। तो इनमें क्या होगा, कोरोइजन भी इजीली नहीं होगा। जैसे आप घर में देखो, घर में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं बर्तन किचन में, वो किसके होते हैं, स्टील के होते हैं। स्टील क्या है, एक एलॉय है। अगर आप स्टील की जगह आयरन के बर्तन यूज़ करो प्योर, तो क्या होगा, जब आप उनको धुलोगे कुछ टाइम बाद उनमें जंग लग जाएगा, जबकि स्टील के बर्तनों में तो ऐसा नहीं होता ना, बहुत लंबे टाइम तक भी जंग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोरोड नहीं होती इजीली। तो एक तो ये अच्छी चीज़ हो गई। दूसरा क्या होता है कि जो एलॉयज होते हैं दे कैन बियर हाई टेम्परेचर, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर तक भी मेल्ट नहीं होते, उसको भी बियर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो आयरन होती है, प्रेस वाली आयरन है ना, और जो बल्ब होता है, बल्ब में भी क्या होता है कि बल्ब ग्लो कैसे करता है कि बल्ब के अंदर एक टंगस्टन होता है, कुछ इस तरीके का वायर सा ना, उसको वो हीट होता है बहुत ज़्यादा, ये वाला पार्ट, और जब ये हीट होता है तो उसके बाद ये ग्लो करता है। अगर ये किसी ऐसी चीज़ का बना हुआ होता जो हीट होने के बाद मेल्ट हो जाती, जिसका टेम्परेचर हाई नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता, वर्क ही नहीं करता। तो दैट मीन्स एलॉयज का और क्या काम होता है कि हाई टेम्परेचर को बियर कर पाते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट लगता है ना, कि मतलब चीज़ों को हीट करके हमको यूज़ करना है, जैसे प्रेस कपड़ों पे करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्रेस को गर्म करते हैं, तो वहाँ पे भी किस चीज़ का यूज़ होता है, एलॉय का। अगर एलॉय नहीं होते तो पता चल रहा है प्रेस को गर्म किया और वो मेल्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम बहुत ज़्यादा हीट की बात किए जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी में भी हमने हीट बोला था, एलॉय में भी हीट बोला था, क्या चक्कर है ये। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हीट के बारे में बात करते हैं। हीट होती क्या है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है, मतलब एक टाइप की एनर्जी ही है। तो हीट कह दो या हीट एनर्जी कह दो, एक ही बात है, ठीक। होता क्या है
इट इज प्रोड्यूस्ड, क्यों हम इसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टर्स। देखो होता क्या है कि आप मान लो आप क्या कर रहे हो कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है या आप कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने वाले हो आप अभी, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी जब आप वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करते हो उसके बाद भी बढ़ जाता है, मतलब आपकी बॉडी में से हीट रिलीज होती है ना। ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर। क्या होता है, यहाँ पे भी तो वर्क ही हो रहा है ना, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा रहे हैं। जब उसमें कोई रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस मतलब कुछ रुकावट आ जाती है, तो उसको क्रॉस करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसी टाइम पर वो जो मेहनत होती है, वो जो वर्क होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज होगी। अब ये जो हीट होती है ये वैसे तो हमारे लिए बेकार है, क्या हो रहा है, एनर्जी खराब ही तो हो रही है। मतलब जो एनर्जी उस चार्ज को इजीली आगे लेके जा सकती थी, आप हो सकता है आगे भी और 5 किलोमीटर चले जाते या फिर आप और ज़्यादा एक्सरसाइज करते, लेकिन वो जो पत्थर आ गया उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी एनर्जी उसमें चली गई ना उस पत्थर को हटाने में, तो अभी आप जल्दी थक गए हो, तो आप उतना वर्क नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो हीट में क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेकार है। लेकिन कहीं कहीं पर इसके यूजेस भी हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो हम वो यूजेस पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो देखो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आयरन प्रेस में भी तो यही मैकेनिज्म लगता है। उसमें क्या करते हैं कि जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो जो करंट होता है वो इजीली पास नहीं होता है, हीट ज़्यादा रिलीज होती है और उसी की वजह से जो आयरन है वो गर्म हो जाती है। उसके अलावा टोस्टर, जो घर में टोस्टर होते हैं, बल्ब का मैंने आपको बताया था, जो टंगस्टन वायर है वो हीट होकर ग्लो करता है। उसके अलावा हीटर एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब इसी फिनोमिना पे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, हीट पर, ठीक है। अब हीट के फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की, दैट मीन्स जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वही किसका फॉर्मूला होगा, हीट का फॉर्मूला होगा। अब एनर्जी क्या होती है, तो देखो यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखो, एनर्जी और पावर। जो एनर्जी है वो है आपका कछुआ, क्या है ये अभी बताती हूँ। और जब पावर है वो है खरगोश। आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी ना, कछुए और खरगोश की, कि दोनों में रेस होती है, कछुआ जीत जाता है, वही वाली कहानी। बेसिकली क्या होता है कि कछुए का जो स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है लंबे टाइम तक चलता है, उसमें लास्ट तक भी जान बची रहती है, एनर्जी बची रहती है और वो चला जाता है। तो वो है कछुआ। जबकि अगर हम बात करते हैं खरगोश, तो खरगोश में पावर ज़्यादा होती है। पावर मतलब वो स्टार्टिंग के 5 मिनट में इतनी दूर चला जाता है, मतलब कम टाइम में, पर यूनिट टाइम देखें, अगर पर 1 मिनट देखें तो खरगोश ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, जबकि कछुए ने ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब हम पर टाइम की बात करते हैं तो वो पावर होती है, और जब हम सिंपल एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी होती है, ठीक है। तो एनर्जी अभी हम कहाँ से निकालेंगे, हम बात कर रहे थे कि एनर्जी जो होती है वो कि आपने कितना काम किया है, कितना काम कितने टाइम में किया है, वो पावर हो गई। और कितना काम किया है, अगर हम सिर्फ ये देखें कि कछुए ने रेस जो है वो कंप्लीट की, कितने दिन में की या कितने टाइम में की वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीट की है ना। तो ये होता है एनर्जी, मतलब आपने कितना वर्क किया। अब वर्क हमने एक जगह पे और पढ़ा था पीछे, अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि V = W/Q। यहाँ से अगर हम W की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, V × Q, ठीक। अभी Q को भी हमने एक जगह और पढ़ा था, I = Q/T। तो अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालती हूँ तो T इधर चला जाएगा, I × T हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, V × I × T। Q की जगह I × T, तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, VIT, यानी कि जो H का फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, VIT। और जो H होता है इसकी SI यूनिट क्या होती है, एनर्जी ही है ना, ये एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो हीट की भी SI यूनिट हो जाएगी जूल। अभी हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाने वाले हैं, V = IR। अब आप क्या कर सकते हो कि ये ओम्स लॉ लगा के अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया और V को रिप्लेस किया IR से, तो क्या हो जाएगा, IR V की जगह और साथ में I और T ऐसी का ऐसी, तो यहाँ से I² RT, तो H = I² RT। और ये जो फॉर्मूला होता है इसी को ही हम फिर एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि ये जो लॉ है ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, यानी कि स्क्वायर
ऑफ करंट की, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। थर्ड थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, टाइम के, कि कितना टाइम आपका करंट फ्लो हुआ है। अगर ज़्यादा टाइम फ्लो हुआ है तो हीट ज़्यादा निकलेगी, कम टाइम फ्लो होगा तो कम निकलेगी। जैसे आपको पता होगा कि जब हम टीवी ऑन करते हैं तो अगर आप थोड़ी देर 10 मिनट या 20 मिनट टीवी देख रहे हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हालांकि हीट तब भी रिलीज होती है, हमेशा रिलीज होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप वही टीवी को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऑन छोड़ दो तो जो टीवी होता है वो गर्म हो जाता है। क्या हुआ, दैट मीन्स जो हीट रिलीज हुई वो बढ़ गई, क्यों, टाइम बढ़ गया इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। डन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। पावर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कछुए और खरगोश वाली एग्जाम्पल में, कि पावर के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, और टाइम को जहाँ पे भी हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना काम कितने टाइम में किया, वो क्या होता है, पावर होता है। तो P इज इक्वल टू, पावर को P से डिनोट करते हैं, W अपॉन टी, या फिर W, अभी मैंने आपको बताया कितना वर्क कर रहे हैं उसको हम क्या भी बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं। तो E अपॉन टी आप कह सकते हो एनर्जी की। अब यहाँ पे W वही जो हमने पीछे पढ़ा था, क्या, P इंटू टी, सॉरी 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 मेरी मिस्टेक है। W की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या आई थी, VIT, ठीक, और अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा, V इंटू आई, ठीक। तो पावर क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट। जो पावर होता है इसकी SI यूनिट होती है वॉट, जिसको हम डिनोट करते हैं W से, ठीक। अभी अगर मैं पावर और एनर्जी में रिलेशन देखूं तो क्या होता है, E अपॉन टी, दैट मीन्स पावर की अगर मैं बात करूं तो वॉट इज इक्वल टू E, दैट मीन्स जूल अपॉन टाइम यानी कि सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इस तरीके से आ गई आपकी यूनिट, ठीक है। जो हम घर में जो बिल आता है या जो भी है वो किस में आता है, कि मतलब आप कई बार वो देख के आते हो ना कि बल्ब लेके आना है कि 5 वॉट का बल्ब है या 10 वॉट का बल्ब है, तो बेसिकली वो क्या होता है कि उस बल्ब की पावर कितनी है। अभी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आप वॉट में या जूल में मेज़र करने बैठोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो कि मुझे दिल्ली से बेंगलुरु जाना है ना, तो अगर मैं कहूँ कि आप डिस्टेंस बताइए मुझे मीटर में या सेंटीमीटर में, तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो वहाँ पे क्या प्रीफर करते हैं, किलोमीटर प्रीफर करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम वॉट या फिर जूल को ना यूज़ करके किलो वॉट या किलो जूल को यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, वहाँ से हमने अगर देखें तो पावर इज इक्वल्स टू E अपॉन टी था, तो E इज इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर यानी कि वॉट, टाइम यानी कि सेकेंड। तो जूल क्या था, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड। तो यहाँ पर जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की वो होती है 1 किलो जूल, या फिर आप कहोगे 1 किलोवाट आवर। हमने क्या किया, वॉट को चेंज कर दिया किलोवाट में और सेकंड को चेंज कर दिया आवर में, मतलब बड़ी कर दी ना। कमर्शियल यूनिट हमको क्या चाहिए थी, कुछ बड़ी यूनिट चाहिए थी, तो हमने क्या किया, इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम इसका जूल से रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। जूल से क्या रिलेशन होगा इसका, देखो। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी हम के यूज़ कर देते हैं तो उसका मतलब 1000 हो जाता है। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की तो वो क्या होता है 1000 मीटर। तो हमने क्या किया, के को 1000 से रिप्लेस किया है ना। ऐसे ही अगर आपने यूट्यूब पे व्यूज़ देखे होंगे तो 1K व्यूज़ या 2K व्यूज़ इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे भी के का मतलब क्या होता है 1000, मतलब 2000 या 1000 इस तरीके से। तो यहाँ पे भी 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा 1000 वॉट। 1 इंटू के लिए 1000 इंटू वॉट, ऐसी का ऐसी। और अगर हम आर की बात करें तो एक आर में कितनी मिनट होती है 60, और अगर सेकंड की बात करें तो 60 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से क्या हुआ 1000, 6 6 जा 36, 2 zeros वॉट सेकेंड। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 वॉट सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। और अभी हमने देखा कि जो वॉट सेकेंड होता है 1 वॉट सेकेंड वो किसके इक्वल होता है 1 जूल के। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड की जगह जूल। ये होती है कमर्शियल यूनिट।
आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।